और आगरा में आकर के बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया था। वह संदेश बाबा साहब के जीवन की साधना का निष्कर्ष था। जीवन के अंतिम दौर में दिया गया संदेश बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में किसी को याद हो, नहीं होगा ना। आगरा वालों को भी याद नहीं है, दिल्ली वालों को भी याद नहीं है, क्योंकि हम तो तस्वीरों से प्रेम करते हैं, उनके दिए हुए ज्ञान से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। तो हमने इस बात के महत्व को समझा कि बाबा साहब का आना और उनका संदेश देना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो हमें बाबा साहब के संदेश को याद करना है। हर वर्ष हम 18 मार्च को धम्म कारवां वहाँ आयोजित करते हैं, लाखों लोग उस कारवां में आते हैं। इस बार भी 18 मार्च को आगरा में धम्म कारवां है। 9 किलोमीटर लंबा एक पैदल यात्रा होती है। सभी लोग उस यात्रा में शामिल होते हैं। नगर के लोग पुष्प वर्षा करते हैं, जलपान की व्यवस्था करते हैं। आयोजक मंडल की ओर से भी सबके लिए खाने की व्यवस्था रहती है। तो मेरा आमंत्रण है, आप सभी लोग 18 मार्च को आगरा के कार्यक्रम में आए। और एक विशेष बात जो है, बाबा साहब ने जो भाषण 18 मार्च को आगरा में दिया था, उसी भाषण को मंच से पढ़ा जाएगा और पंडाल में जितने भी लोग होंगे वे सारे उसको पीछे पीछे दोहराएंगे और सबके पास बाबा साहब का लिखा हुआ भाषण होगा, छपा हुआ भाषण होगा। इतिहास में यह पहली बार है कि किसी महापुरुष के अनुयायी अपने महापुरुष की कही हुई बात को एक साथ मिलकर के लाखों लोग दोहरा रहे हों। हमने नारा दिया है, जाति और संगठन की दीवारों को तोड़ करके आओ और बाबा साहब की आवाज में आवाज मिलाओ और एक नया आगाज पैदा करो। तो हमें बाबा साहब की आवाज में आवाज मिलाने का एक अवसर मिला है, इतिहास में पहली बार हुआ है। तो आप चूक ना जाएं, इसलिए अभी से तैयारी करो। अभी से रेल की टिकट बुक करो या बस लेकर के आओ। जैसा भी आना है, सफेद कपड़े पहन करके आओ। जिनके पास सफेद नहीं है वो जैसे मर्जी आ जाएं, लेकिन सफेद पहन करके आओगे तो आपको लगेगा कि हम उस सिस्टम का हिस्सा बन गए, और रंगीन पहन के आओगे तो लगेगा कि हम तो अजनबी बन गए। तो संघ में शामिल होना है तो सफेद कपड़े पहन के आओ। ये ऐतिहासिक धम्म कारवां है, बहुत ऊर्जा देने वाला है, जीवन को बदलने वाला है। और 17 तारीख को बुद्ध शांति मार्च होगा। जो लोग उसमें भाग लेना चाहें वो 17 को भी आ सकते हैं। सभी के लिए आने रुकने खाने पीने की सारी व्यवस्था है। आप 16 को आएंगे तब भी खाना मिलेगा, 17 को आएंगे तब भी मिलेगा, 18 को भी। जाते हुए भी खाना खाओ, आते हुए भी खाना खाओ, और रास्ता लंबा है तो साथ लेकर के भी आओ। तो खाने की रहने की कोई चिंता नहीं करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आएंगे। निर्णय लेते हुए ये भी सोच लेना, आपने मुझे बुलाया तो मैं आ गया, अब मैं भी आपको बुला रहा हूं तो आपको भी आना है, क्योंकि संबंध एक तरफ से नहीं बनता। आप भी आएंगे तो मैं भी बार बार आऊंगा, आप नहीं आएंगे तो मैं भी समझूंगा कि आजमगढ़ के लोग बुला तो लेते हैं और आते नहीं हैं। मुझे मालूम है आप पहले भी आए हो, बस भी लेके आए थे, इस बार भी बस लेके आना, लेकिन बस आप आना जरूर। तो मेरा ये आमंत्रण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। आज 3 बच्चों का नामकरण है, अभी कोई उठेंगे नहीं। उनका नामकरण की प्रक्रिया को देख करके उसके बाद आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी है। मैंने पूछा, ये तथागत, मेरे मन में एक संदेह पैदा हो गया। पहले गांव वालों ने तथागत का बड़ा अपमान किया, लेकिन तथागत ने उन्हें कुछ भी बुरा नहीं कहा।
वो लोग इतने बुरे थे, लेकिन तथागत ने उनकी कोई बुराई नहीं की। दूसरे गांव वालों ने तथागत का बड़ा सम्मान किया, लेकिन तथागत ने उनको भी शाबाशी नहीं दी। ये तथागत, क्या कारण है आपने बुरे को बुरा नहीं कहा और अच्छे को अच्छा नहीं कहा? जब तथागत ने आनंद की ये बात सुनी तो आनंद से कहा, आनंद, तुम्हारी इस बात का जवाब मैं दूंगा, पहले जो मैं पूछ रहा हूं तुम उसका उत्तर दो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने एक पात्र में, एक थाली में मिठाई लेकर के आए, क्या बिना खाए तुम मिठाई का स्वाद बता सकते हो? आनंद ने कहा, हे तथागत, बिना खाए तो मिठाई का स्वाद नहीं बताया जा सकता। फिर तथागत ने कहा कि आनंद, तुमने उस पात्र में से मिठाई नहीं ली, तो मिठाई कहां गई? आनंद ने कहा, तथागत, वो उसी पात्र में रह गई जिसमें रखी थी। अब बुद्ध कहते हैं, तो आनंद, तुम इस बात से समझो, जैसा तुमने कहा कि पहले गांव वालों ने तथागत का बड़ा अपमान किया, तथागत ने उसे स्वीकार ही नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया कि वो अपमान है। जब स्वीकार नहीं किया तो अपमान कैसे हो गया? और जैसा तुमने कहा कि दूसरे गांव वालों ने तथागत का बड़ा सम्मान किया, तथागत ने सम्मान को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तथागत ना तो अपमान को स्वीकार करते हैं और ना ही सम्मान को स्वीकार करते हैं। जब अपमान और सम्मान को स्वीकार ही नहीं करते तो क्यों किसी को बुरा कहते और क्यों किसी को अच्छा कहते? आनंद की समझ में आ गया। लेकिन बात तो जब बने जब हमारी समझ में आ जाए, लेकिन हम नहीं समझते। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, गाली अच्छी होती है या बुरी होती है? अच्छी होती है, बुरी होती है? गाली बुरी होती है। आप चल रहे हो, घर में हो, घर के बाहर हो, अगर कोई व्यक्ति गाली दे दे, आप क्या करते हो? सबसे पहले उस गाली को स्वीकार करते हो, लो मेरा उपहार दे दो। अगर कोई आपको गाली दे दे तो सबसे पहला काम क्या करोगे? गाली को लपक लोगे, बड़ी अनमोल है, छूट ना जाए, पकड़ लोगे। फिर देखो कि गाली है, मुझे दी है, अब गाली को दुगना करोगे। आप बहुत अच्छे थे, आप बहुत अच्छे थे, गाली देते नहीं थे, अब गाली ले ली है तो गाली का स्वभाव है अकेले नहीं जाएगी, हम दूसरी गाली तैयार करते हैं और उसको लौटाते हैं। अब कैसे, हम कैसे हो गए? गाली देने वाला बुरा था तो हम कैसे हो गए? हम बुरे हो गए। अब वो देखता कि हमने गाली लौटा दी, उसका काम तो शुरू हो गया। उसका मकसद था कि हम लड़ पड़े और उसने गाली ले ली, उसने 2 गालियां दी, फिर हम 4 गालियां लौटाते हैं। वो भी 4 गाली देगा, फिर हम 6 गालियां लौटाएंगे। अभी वो अकेला था, अब उसका परिवार भी साथ आ गया, हम अकेले थे, हमारा परिवार साथ आ गया, और क्या हो गया? झगड़ा शुरू हो गया। अगर बुद्ध की बात समझ में आ जाए तो क्या झगड़ा होना चाहिए था? कोई गाली दे रहा है और हमने देखा कि ये गाली है, काम की नहीं है, छोड़ दी, उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिए। वो एक और गाली देगा, फिर मुस्कुरा दो, फिर 2 गाली देगा, फिर मुस्कुरा दो। उसे समझ में आ जाएगा कि इनके काम की चीज नहीं है। गाली देना कोई झगड़े का कारण हो गया क्या? इतना समझ में आ जाए, झगड़े खत्म हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण और दे रहा हूं। आपके घर में कभी हलवा बना है? बना है कभी? हाँ या ना? बना है, सबके घर में बना है। जब हम हलवा बनाते हैं तो उसकी खुशबू बाहर भी आती है ना?
रास्ते में चलने वाले को पता लग जाता है इस घर में हलवा बना है। क्या कभी हुआ है ऐसा कि आपके घर में हलवा बना हो और कोई व्यक्ति राह में जा रहा हो, दरवाजा खटखटाए, बहन जी हलवे की खुशबू आ रही है, कटोरी हलवा दे दो? कभी कोई मांगता है? क्या पड़ोसी आते हैं कि सुबह से हलवे की खुशबू आ रही, थोड़ा हलवा दे दो? आपके घर में हलवा बना तो खाता कौन है? कौन खाएगा? आपका परिवार खाएगा। हलवा आपने बनाया, खुशबू पड़ोस में भी जा रही है, लेकिन हलवा खाता परिवार है। जब आप हलवा खा रहे हो उस समय कोई मित्र आ जाए, एक कटोरी वो भी खा लेगा। सही है। अब ये बात समझ लो, हलवा जब आपने बनाया, खुशबू बाहर जा रही थी, लेकिन पड़ोसी कटोरी लेके मांगने नहीं आया। अब पड़ोसी का घर है, उसके घर में हलवा नहीं बना, उसके घर में गालियां पक रही हैं, उसके घर में गालियां पक रही हैं, खुशबू आपके घर तक भी आ रही है। तब हम क्या करते हैं? अगर पड़ोसी गाली देने लगे तो महिलाएं बहुत अलर्ट हो जाती हैं, कहेंगी बेटी तू छत पे जा, सुन के आ, बेटा तू बाहर जा, सुन के आ, और खुद दरवाजे के कान लगा के खड़ी हो जाए। पहली रिपोर्टिंग बेटी ही करती है, क्योंकि माँ की ज्यादा आज्ञाकारी होती है। मम्मी मम्मी कुत्ता कह रहे थे, हमारी तरफ इशारा कर रहे। बेटा आता, मम्मी मम्मी बिल्कुल सही, कुत्ता ही कह रहे थे, हमारी तरफ इशारा कर रहे। सुना मम्मी ने भी है। अब मम्मी तो बस बहादुर बन जाती है, अरे हम कुत्ते तो तुम सुअर हो। अब यहां भी गालियां पकने लगी। उस घर में गाली पक रही थी, हमने अपने घर में बिना काम पकाना शुरू कर दिया। अब गाली हमारे घर में पक रही है, उनके घर में भी पक रही है, और दोनों गली के बाहर मिल करके फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इतना सोचना था, उनके घर में गाली पक रही है तो किसको खिला रहे हैं? अगर घर का मुखिया गाली दे रहा है तो किसको खिला रहा है? उसकी जीवन संगिनी खा रही है, उसके बेटा या बेटी खा रहे हैं, माता पिता जिंदा है तो वो भी खा रहे हैं। अपने परिवार को गाली खिला रहा है, और हम कटोरा लेकर के पहुंच गए, झगड़ा शुरू हो गया। अगर हम बुद्ध की शरण में होते तो हाथ जोड़ के कहते, तथागत बड़ी गंदगी भरी है मन में, इसका भी कल्याण करो, जल्दी से जल्दी इसका मन खाली हो जाए और गालियां निकल जाएं तो ये भी सुखी हो जाए। अगर ये भाव मन में आ जाए कि ये भी सुखी हो जाए, जल्दी से इसका मन खाली हो जाए, तो हम गालियां पकड़ेंगे नहीं, बल्कि कामना करेंगे कि ये भी सुखी हो जाए ताकि मन में गालियां ना आए। लेकिन हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो तूने मुझे गाली दी तो तू भी गाली खा। वो तो दे रहा था, जबरदस्ती तो नहीं कर रहा था ना, अपने घर में बैठकर दे रहा है। आपको नहीं लेनी मत लो। यही धम है। बुद्ध की छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को सुंदर बनाने में बहुत काम आती हैं। जितनी बातें मैंने बताई हैं, मुझे लगता है सारी बातें समझ में आने वाली हैं। अगर ये बातें याद रह जाएं, अभ्यास करने लगो, तो जीवन कितना सुंदर हो जाए। अब मैं आखिरी 5वीं शील की बात कर रहा हूं।